साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विथ अमित सर प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी बोलते हैं, यानी कि इसे ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं, है ना। बघेलखंड प्लेट्यू भी बोला जाता है, प्लेट्यू। तो इसका जैसे मैप अगर हम लोग ड्रॉ करें कि यह मैप में कहाँ है, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मैप आप लोग बनाते रहेंगे, क्योंकि मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। और एक ब्रीफ में तुरंत मैप बना लें। ये जैसे मैप बन गया, तो बघेलखंड का पठार हमारा इस क्षेत्र में पूरा यहाँ ये पठार है। ऐसे यहाँ से नर्मदा सोन निकल जाती है, ठीक। इतना ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड का, ये मध्य का, और इसके बाद का यहाँ से जो ये क्षेत्र है ये पूरा मालवा का पठार होता है। ये रीवा पन्ना का पठार है, इधर ये सतपुड़ा का है। तो इसका अगर आप अब डायरेक्शंस की बात करेंगे, आपकी किसकी डायरेक्शन में है, तो पहले तो इसकी हमें भौगोलिक स्थिति जैसे जाननी है। तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहली बात तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से पे है। ये कौन सा हिस्सा है? ये जो हिस्सा है ये ईस्ट का हिस्सा है, ये एमपी का ईस्ट हिस्सा है। तो पहली बात कि यह एमपी के पूर्वी भाग पर है, ठीक, ईस्ट डायरेक्शन पे है। इतनी तो बात पता चली कि इतना तो आपने जाना कि यह सीधी सी बात है कि यह मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। अब इसके अगर सीमा क्षेत्र देखें कि किन किन क्षेत्रों के मध्य है, तो पहली बात रीवा पन्ना पठार के, आपको ये दिख रहा होगा रीवा पन्ना का पठार है, तो इसके इधर है ये पूरी तरह से। तो इसे आप लिख लें कि जो हमारा रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना पठार है, इस रीवा पन्ना पठार के साउथ में, किधर, साउथ डायरेक्शन में है। ऐसे ही ये जो नर्मदा सोन वाली जो घाटी है, तो हम कहें कि नर्मदा सोन वैली अगर आप देखो, तो नर्मदा सोन वैली के किस डायरेक्शन में आपको दिखाई देता है? ईस्ट वाले पार्ट में, मतलब कि इसके पूर्व में है ये। ऐसे ही मैकाल, जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, उस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये पूरी जो श्रेणी यहाँ है ये, तो इसके किधर है? इसे आप कहेंगे कि मैकाल जो है उसके यह नॉर्थ में है। किधर है? नॉर्थ में। तो आपको इतना तो यह पता चला कि ये जो पर्वत श्रेणी है किस डायरेक्शन में है। तो इसे हमने कहा इस पूरे डायरेक्शन में ये ईस्ट, और हो सकता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट भी लिख दे नर्मदा वैली में, तो उसे भी आप लोग टिक करेंगे कि उसके अंतर्गत ये आता है। ऐसे ही दक्षिण के साथ साथ ये दक्षिण पूर्व में भी माना जाएगा, इसके दक्षिण और दक्षिण के पूर्व में भी। तो ऐसा पूरा नहीं है कि अब इतना ही आप मानेंगे कि नहीं दक्षिण में ही है, तो दक्षिण ईस्ट भी इसे लिख सकते हो आप। तो इस तरह आपको ये पता चला कि इसकी भौगोलिक स्थिति आखिरकार कहाँ है। इतनी बातें आपको पता चली। अब साथ ही साथ यह कितने क्षेत्र को कवर करता है, ये जो क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र कवर करता है 7%। कितने परसेंट कवर करता है? 7%। ये जो क्षेत्र है ये 7% कवर करता है। चलिए, आपको ये भी पता चला कि 7% ये है। अब इसकी जो चट्टानीय संरचना है, अगर इसकी चट्टानीय संरचना की हम बात करें कि ये कैसा है, तो यह एक प्रकार का गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसमें प्राप्त है। मतलब यह विंध्यन धारवाड़ की चट्टानें भी यहाँ पाई जाएंगी। तो यहाँ अगर आप रॉक्स की बात करेंगे तो किस तरह की रॉक्स यहाँ पाई जाती हैं कि रॉक्स, यानी कि यहाँ की जो चट्टानें हैं तो वो कैसी हैं? तो पहली बात कि गोंडवाना क्रम की हैं। कैसी हैं? गोंडवाना क्रम। मतलब कि ये गोंडवाना रॉक की वजह से ही इधर के पार्ट में आपको कोयले दिखेंगे, जैसे सिंगरौली वाले क्षेत्र में। ये एक पूरा बेल्ट ही है जहाँ कोयले का उत्पादन होता है।
जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं मिनरल्स के तहत कि ये गोंडवाना में कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ कोल का। साथ ही साथ यहाँ विंध्यन का भी पार्ट है, ये यहाँ से जो विंध्यन गुजरती है तो कुछ विंध्यन का भी पार्ट है, तो यहाँ विंध्यन रॉक्स भी आपको मिलेंगी। कैसी? विंध्यन रॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगी कि विंध्यन प्रकार की यहाँ चट्टानें भी पाई जाती। साथ ही साथ इसमें धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की। तो ये 3 प्रकार की यहाँ रॉक्स पाई जाती हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं कि ये रॉक्स हैं। अब जिले में मुझे लगता है इतना ज़्यादा जिले में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्शन जैसे पहले हम लोगों ने क्लास किया था तो ये जो पूरे क्षेत्र हैं ये कौन से हैं? सीधी, सिंगरौली। अगर आप बात करें कि इसके डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जैसे तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, है ना। इस तरह के ये ज़िले यहाँ आपको मिलेंगे, जैसे अनूपपुर, उमरिया। तो इस तरह आपको यहाँ ये ज़िले आपको यहाँ मिलेंगे। तो इतनी तो पता चले कि इसका विस्तार कितना है, किस डायरेक्शन में इसका विस्तार है, इसे में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, कितने परसेंटेज ये क्षेत्र गेन करता है। अब इस क्षेत्र में बात करते हैं हम लोग कि यहाँ जब कि क्लाइमेट आखिरकार कैसी होगी, तो क्या बात करें हम इसकी क्लाइमेट की। तो आप बात कर रहे हैं इसकी क्लाइमेट मतलब यहाँ की जलवायु कैसी होगी। तो जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? ट्रॉपिकल मानसूनी, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है। इतनी आपको पता चली कि ट्रॉपिकल मानसूनी है। तो जब ट्रॉपिकल मानसूनी है तो इस क्षेत्र का अगर हम देखें कि यहाँ रैन कितनी होती है, रैन कितने % होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पता चलेगा कि कैसे सॉइल होगी, किस तरह की यहाँ एग्रीकल्चर हो रही होंगी। तो यहाँ जो रैन की मात्रा है वह रैन की मात्रा लगभग 125 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर भी आप अगर बात करें कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो अलग अलग प्रकार से टेम्परेचर, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर में और शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन में यहाँ का जो तापमान होगा वह तापमान लगभग ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 के मध्य पाया जाता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, जबकि विंटर सीजन में यही तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। तो इतनी बातें आपको पता चली कि आखिर कौन कौन सी और कितने टेम्परेचर इस क्षेत्र में हैं। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ जो क्षेत्र है इतनी टेम्परेचर है, ऐसा है, तो यहाँ सॉइल कैसी है इस क्षेत्र की। अगर हम बात करें कि सॉइल कैसी है, तो यहाँ की जो सॉइल है तो लाल भी है और पीली भी है। एक तो वर्षा भी ज़्यादा हो रही है तो लाल पीली मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक, कैसी? लाल पीली मृदा यहाँ पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना। तो फिर यहाँ जो लाल पीली मृदा तो पाई गई, तो इस क्षेत्र में जो कृषि होगी वो कैसी होगी। तो एक तो आपने देखा कि वर्षा भी ठीक ठाक हो रही है, तो जब वर्षा ठीक ठाक हो रही है, एग्रीकल्चर जब वर्षा ठीक ठाक हो रही है तो पहले चावल की यहाँ खेती की जा रही है, चावल की खेती। ठीक, कौन सी खेती? चावल की। और तो जो चावल की जा रही, तो स्वाभाविक सी बात है गेहूं की खेती भी हो रही होगी, तो यहाँ गेहूं की खेती भी होती है। और अलसी, तिल जैसी खेतियाँ भी की जाती हैं। तो तिल, अलसी इत्यादि। तो ये आपको एक ब्रीफ पता चला कि अच्छा यहाँ इस तरह की एग्रीकल्चर भी होती है। तो जब वर्षा इतनी हो रही है तो यहाँ जो वृक्ष पाए जा रहे होंगे, वृक्ष कैसे पाए जा रहे हैं भैया? टेम्परेचर भी ठीक ठाक है। तो इस क्षेत्र में जो
वेजिटेशन पाई जा रही हैं। क्या वेजिटेशन? तो यहाँ की जहाँ जो वेजिटेशन पाई जा रही है वह पर्णपाती प्रकार की होती है। कैसी है? पर्णपाती प्रकार की। पर्णपाती प्रकार की यहाँ वेजिटेशंस पाई जा रही हैं, मतलब ऐसे कि वो पत्ते गिराते हैं। तो इस तरह की वेजिटेशन भी जैसे सागौन, सागौन है, साल है, बांस है, तेंदुपत्ता है। कौन सा? तेंदुपत्ता। तो इस तरह की यहाँ वेजिटेशंस भी पाई जा रही। तो इतनी बातें तो आपने समझी। अब हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में रिवर भी कोई निकल रही होंगी। तो यहाँ की अगर आप बात करें कि यहाँ किस प्रकार की रिवर्स निकल रही हैं, ठीक, नदियाँ। तो यहाँ आपको नदियाँ जो निकलती हैं तो उन्हें याद रखना है कि पहला सोन नदी यहीं से निकलती है। जोहिला रिवर, रिहंद रिवर, बनास रिवर, गोपद इत्यादि रिवर यहाँ से निकलती हैं। तो इतनी बातें आपने समझे कि ये चीज़ें और यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें से आप इम्पॉर्टेंट ये इनको याद रखेंगे खास तौर से कि सोन और जोहिला नदी, क्योंकि सोन, जोहिला और नर्मदा तो ये जो एक जगह से मानी जाती हैं कि निकलती हैं नदियाँ। तो इतनी बातें आपको ये चीज़ें पता चली। अब बात करें अगर हम कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, क्या उद्योग। तो अगर हम उद्योग की बात करें इंडस्ट्रीज़ की, कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ कैसी पाई जा रही हैं, तो एक पहली बात याद रखें कि यहाँ एक ताप विद्युत ग्रह है सिंगरौली में। क्या है? ताप विद्युत ग्रह, जिसे विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह। यह जो है सिंगरौली में पाया जाता है। कहाँ? सिंगरौली। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंगरौली जो है तो किस जिले से अलग होकर अलग एक नया जिला बना था। और सिंगरौली के स्पेसिफिक अगर क्षेत्र की बात की जाए तो वह है बैढ़न। ठीक, इसी बैढ़न को भी हम एनर्जी कैपिटल मध्य प्रदेश की बोलते हैं, एनर्जी के आधार पर। ठीक, तो ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी मानी जाती है? बैढ़न। तो इस बात को भी आप याद रखें। एक है अमलाई क्षेत्र जो कि शहडोल के अंतर्गत आता है। वहाँ जो बनाया जा रहा है वो ओरिएंटल पेपर मिल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ओरिएंट पेपर मिल है, जो कि कहाँ है? शहडोल। ठीक, और शहडोल वाले क्षेत्र में कहाँ? अमलाई में, इस क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे ही संजय ताप विद्युत ग्रह भी है, इसे भी आप लिख लें, संजय ताप विद्युत ग्रह। ये संजय ताप विद्युत ग्रह जो है यह उमरिया में पाया जाता है। उमरिया और बिरसिंहपुर। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि इतने क्षेत्र में ये इन क्षेत्रों में पाया जाता। तो इतनी बातें हमने समझी कि आखिरकार कैसे कैसे इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं पर्यटन की, कि भाई यहाँ पर्यटन भी है कि नहीं, कोई पर्यटन पाया जा रहा है कि नहीं। तो बात करें हम पर्यटन की, यानी कि टूरिज्म की। तो ये जो टूरिज्म है तो इसमें अमरकंटक तो हर कोई जानता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों ने सुना होगा। तो ये फेमस चीज़ें हैं। तो पहला अमरकंटक, सेकंड बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया वाले क्षेत्र में है।
उमरिया, ठीक, उमरिया वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। एक और लिख ले कि कौशिक राष्ट्रीय उद्यान, हो सकता है कि कभी इसको पूछ ले, कौशिक राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान जो है तो डिंडोरी में पाया जाता है, डिंडोरी में, ठीक। तो इतनी बातें आपको पता चले कि ये हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और अगर इन डेप्थ चले कि इसमें हम जान लें कि यहाँ ट्राइब्स कौन सी पाई जाती हैं। तो यहाँ जो ट्राइब्स है वो गोंड पाई जाती हैं, बैगा भी पाई जाती हैं और पनिका और इसके साथ साथ अन्य जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो कौन सी? गोंड, पनिका, बैगा आदि जनजातियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। अब हमने कहा था कि यहाँ 3 रॉक्स हमने बात की थी कि 3 रॉक्स यहाँ पाई जाती हैं और इन रॉक्स में हमने इन रॉक को समझा था। तो ये जो रॉक्स हैं तो इनके आधार पर जैसे हम बात करें कि यहाँ मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, तो आप अगर यहाँ मिनरल्स की बात करें तो देखिए इन्हीं तीनों से मिनरल्स भी संबंधित पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में उसकी भू संरचना समझ गए कि वहाँ कौन सी रॉक्स है, तो उसी के आधार पर आप सॉइल और उसी के आधार पर आप मिनरल्स को भी ट्रेस करने की क्षमता रखते हैं कि आप समझ पाएंगे, ट्रेस कर सकते हैं कि वहाँ किस तरह की जो मिनरल्स पाए जा रहे होंगे। और सॉइल का संबंध वहाँ रॉक के साथ साथ उस क्षेत्र में टेम्परेचर और उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा भी डिपेंड करती है और वहाँ कैसी वेजिटेशंस पाई जाती हैं। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि मिनरल्स यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था गोंडवाना, तो गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। तो आप समझ गए कि एक तो कोयला पाया जाएगा, दूसरा बॉक्साइट पाया जाता है। क्या है? बॉक्साइट भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब विंध्यन कैसी है? विंध्यन चूना पत्थर के लिए जहाँ जहाँ भी विंध्यन गई है तो लाइम स्टोन भी यहाँ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइम स्टोन भी पाए जाते हैं। तो ये आपने समझा। तो इस तरह से और एक और रॉक आप लिख सकते हैं फायर क्ले आदि प्रमुख जो है तो पाए जाते हैं। तो इसे हम यहीं ETC लिख देते हैं, एक्सेट्रा। तो ये 3 क्या सीधा सीधा आपको समझ आया कि कैसे रॉक्स के आधार पर किस प्रकार की चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक। तो ये बातें आपको समझ आई। अब यहाँ ब्रीफ में एक बात रखें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा और सबसे छोटा क्षेत्र है ईस्टर्न प्लेट्यू। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि MP में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है मालवा, कितना है? लगभग 28%। और सबसे छोटा कौन है? बघेलखंड। अपना बघेलखंड यह कितने % गेन करता है? 7%। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो आज जो है तो इतनी बातें हमें पता चली कि ये कहाँ कहाँ कितने क्षेत्र में कैसे विस्तारित है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं और अपनी राय भी दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।